नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं शी। आज महिलाओं की जिंदगी को सेलिब्रेट करने का, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का दिन है और पूरा दिन हम आज यही कर रहे थे। आपके पास जब कोई ऐसा मेहमान हो जिसको पूरी दुनिया पहचानती हो तो ज्यादा भूमिका बनानी नहीं चाहिए। हमारे साथ है फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म स्टार भूमि सतीश पेडनेकर जी। वो भी बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? जब मैं यहाँ एंटर कर रही थी मुझे एक ही आवाज आ रही थी, इतनी पतली होगी, इतनी पतली। हर कोने से मुझे यही आवाज आ रही थी। क्योंकि आप जिस फिल्म से आपने डेब्यू किया, जिस फिल्म से आप दुनिया आपको पहचानी और इतना प्यार मिला आपको, दम लगा के हईशा, ये थी 2015 में। और मैंने देखी है, मुझे लगता है इस हॉल में बैठे ज्यादातर लोगों ने देखी। देखिए आपने फिल्म वो दम लगा के हईशा? अच्छा तो बताइए, अच्छा इनके किरदार का नाम बता दीजिए आप, कोई बता, एक भी आदमी बता दे, फिर ये तो बता ही देंगी। अच्छा मैं बता देती हूँ, इजी कर लेते हैं। हमारी इतनी बढ़िया जो यहाँ ऑडियंस है, जो इतना ज्यादा प्यार दे रही है हमें। मेरे किरदार का नाम था संध्या। संध्या वर्मा। संध्या वर्मा, बिल्कुल। संध्या वर्मा। और आपके ऑपोजिट थे आयुष्मान। और वो फिल्म इतनी प्यारी फिल्म थी, इतनी बेहतरीन फिल्म थी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, फिर बाकी उनकी जो जर्नी है भूमि की, वो उससे हम लोग उससे जुड़ेंगे। लेकिन उस फिल्म ने इतने स्टीरियोटाइप्स तोड़े। सबसे पहले तो फिल्मों में स्टीरियोटाइप तोड़ा। वे एक हीरोइन ग्लैमर, ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे बोलने चाहिए। और आपने अपनी पहली फिल्म चुनी। अच्छा मैं ये बताऊं, इससे पहले ऐसा नहीं था कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं थी। उससे पहले 6 साल यशराज फिल्म्स के साथ असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने ना यशराज में हर तरीके का काम किया था। कहते हैं ना फिल्म स्कूल, मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में भी असिस्टेंट थी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी। जहां मुझे मौका मिलता था कि मैं कुछ जाके फिल्मों के बारे में सीख सकूं, मैं वहां पहुंच जाती। तो ये बात मैं इसलिए आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि फिल्मों में नहीं थी, ऐसा नहीं था इनको लोग नहीं जानते थे। तो ये चाहती किसी और किरदार से अपनी फिल्म जर्नी शुरू करना, मुझे लगता है कर सकती होंगी, बिल्कुल हो सकता है, मगर आपने वो चुना। और जो आप अभी जो उन्होंने आते बताया ना, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए कोई आदमी बोले तो अच्छा नहीं, इतनी पतली लगती है, इतनी पतली लगती है। ये इतनी पतली हैं, ये उस फिल्म के लिए इन्होंने वेट पुट ऑन किया। और कितने केजीज? 35 केजीज के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था, क्योंकि हर बार जब मैं वेइंग स्केल पे जाती थी मैंने कहा अच्छा अब ठीक है, अब हो गया, अब लग रही हूँ मैं उस किरदार जैसी। लेकिन करीब 1 साल तक एक ही काम था मेरा कि मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खाने खाऊं। और बहुत ही अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग साल था वो, क्योंकि मुझे खाना खाने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। वो भी मेरा सपना पूरा करने के लिए। वो कभी होता नहीं है। पर जो आप बात कह रहे थे कि हो सकता है मुझे किसी और फिल्म के साथ भी ये मौका मिलता। एक्चुअली इवन दो मैंने फिल्मों की दुनिया में मैं काम कर रही थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये ना मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट में थी। तो और मैं फिल्मों की दुनिया से आती नहीं हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसने घर पे बहुत लड़ाइयाँ की। मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं करी कुछ समय तक, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी बेटी फिल्मों की दुनिया में कैसे जा सकती है। और उनका मुझे लगता है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं उसे प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। क्योंकि जब एज पेरेंट्स आपको नहीं पता कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है टू योर चाइल्ड्स जर्नी, तो वो सिर्फ कह रहे थे कि हाउ विल आई हेल्प हर आउट। पर मैं उनको यही कह रही थी कि देखो मैं हूँ तो आप ही की बेटी, जितनी ज़िद्दी आप हो उतनी ज़िद्दी मैं हूँ। तो मैंने कहा भले अब ना समझो, लेकिन बनूंगी तो मैं एक्टर ही। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं एक्टर बनी पापा रहे नहीं, बट रोज़ उनको महसूस करती हूँ। और उन्हीं के वजह से मुझे लगता है कि आज जहाँ पे मैं बैठी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। देखिए वो कहानी बहुत प्यारी थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने वो कहानी के लिए फिल्म की होगी। लेकिन चैलेंजिंग रोल, और जो मैं बोल रहा था इतने स्टीरियोटाइप्स, उसमें तो हर तरीके का स्टीरियोटाइप था। एक लड़की कैसी दिखनी चाहिए, शादी होने के बाद उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पति को पत्नी जो है वो पसंद नहीं आ रही है, लुक्स की वजह से पसंद नहीं आ रही, बाकी छोड़ दें उसको, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये सारी हमारी समाज की सच्चाइयाँ हैं। कोई ये हर आदमी देखता है अपने इर्द गिर्द, या अपने साथ भी होता हुआ देखता होगा। आपने क्यों ली वो फिल्म, ये बताइए। एक्चुअली मैंने वो फिल्म नहीं ली, उस फिल्म ने मुझे चुना।
सौरभ जी, अगर मेरी पहली फिल्म के लिए, देखिए जब आप फिल्मों की दुनिया से आते हो ना, मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है, मौके ही नहीं मिलते। मुझे 6 साल बिहाइंड द कैमरा काम करना पड़ा एक अपॉर्चुनिटी के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी 3 महीने मैंने ऑडिशन किए। और जब मैं दिन में जब मेरे डायरेक्टर मेरा ऑडिशन ले रहे थे, मैं और 2 और लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुए थे, शाम को मैं और लड़कियों का ऑडिशन ले रही थी इसी किरदार के लिए, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे जो डायरेक्टर हैं और जो मेरे प्रोड्यूसर थे फिल्म के, आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा, उन्होंने सुना हुआ था, उन्होंने देखा हुआ था मैं कैसे ऑडिशन लेती हूँ, और उन्हें लगा कि शायद ये एक्टिंग कर सकती है। और शानू शर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये भी मेरी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मैं कभी किसी को कहती नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है। अगर कोई आके मुझे कह देता, यार तू तो इतनी अच्छी लाइनें बोलती है, तू एक्टिंग क्यों नहीं करती, मैं कहती थी नहीं 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 नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि जो रोल वो मुझे ऑफर कर रहे थे वो सारे लीड रोल नहीं थे और मुझे सिर्फ लीड रोल करना था। लेकिन फिर दम लगा के हईशा जैसी स्क्रिप्ट आई, और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मैं उस फिल्म की कास्टिंग कर रही थी, मैंने कहा यार बड़ा कैरेक्टर, आई विश मुझे ऐसा किरदार करने का मौका मिले। और लिटरली 2 दिन बाद शानू ने मुझे बोला, आई वॉन्ट यू टू ऑडिशन फॉर दिस फिल्म। और 3, हाँ देखिए भगवान की लीला है ये सारी। 3 महीनों बाद मेरा ऑडिशन हुआ 3 महीनों तक हमने बाकी लड़कियों का ऑडिशन किया। उसके बाद मेरे जन्मदिन पे 18 जुलाई 2013 को मुझे कॉल आता है सुबह कि आपको फिल्म मिल गई है। और अगर मेरी पहली फिल्म के लिए कोई मुझे कहता कि आप उंगली काट दो, मैं वो भी कर देती, क्योंकि मौके ही नहीं थे ना। अगर कोई मुझे कहता, मैं कुछ भी कर लेती पहली फिल्म के लिए। वजन बढ़ाना तो खैर अगर मैं सोचूं ईजी चीज़ है, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो मौका मिला, क्योंकि इस फिल्म ने ना मेरे करियर का मुझे एक सुर दे दिया कि इस तरीके की फिल्में ही मैं करूँगी। एंड मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ कि मैं ऐसी फिल्में करती हूँ जहाँ पे किरदारों के पास एजेंसी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, और हमेशा वही करती रहूँगी। वो सुर आपने अभी तक पकड़ा हुआ है, वो आपके बाद, उसके बाद की जो फिल्म है, बल्कि मैं कहूँगा एक सेंस में ट्रेंड सेटर है ये, कि उसके बाद ऐसी सीरियस फिल्म्स बनने लगी, सोशल इश्यूज पर मतलब बनती थी, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो एक सोशल इशू भी, एक सोशल मैसेज भी दे, एंटरटेनिंग भी हो, आप उससे रिलेट भी कर सकें, स्मॉल टाउन स्टोरीज बनने लगी, उसके बाद ज़्यादा बनने लगी। सो ये आपका कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। लेकिन आपने रिलेट कैसे किया उस रोल के साथ? मैं ये मान सकता हूँ एक्टर है, भाई मैं हर रोल के साथ तो रिलेट नहीं कर सकता, मैं जो हूँ मैं तो एक ही इंसान हूँ, लेकिन वो रोल स्पेशली एक स्मॉल टाउन स्टोरी, आप तो मुंबई की हैं। बिल्कुल, मेरी पैदाइश मुंबई की है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे बचपन के बारे में ये थी, मेरी मम्मी हरियाणा की हैं, एंड उस वजह से हम हर गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के पास जयपुर जाते थे। और तब तक जयपुर इतना डेवलप नहीं हुआ था जब मेरे बचपन में, मतलब नया नया तब केबल टीवी आया था, जो आपके 90s का दौर था। और मैं उस वजह से, जो एक शहर के बच्चों के गुण होते हैं वो शायद हम में उतने नहीं थे, लेकिन तब भी जितने भी मैंने किरदार प्ले किया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि Tier 2 Tier 3 सिटी, रूरल इंडिया की लड़कियां हैं वो, और मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे मज़ा ही उसमें आता है, क्योंकि असली चैलेंज तो मेरा वही है। और अगर मैं दम लगा के हईशा के बारे में सोचूं, जो अगर मैंने उस किरदार से रिलेट यूँ किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की, एक्चुअली ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, एवरी इंडिविजुअल कभी ना कभी अपने लाइफ में जिस तरह उनका जो देख रेख है, जैसे वो दिखते हैं, उस वजह से बुली हुआ है ना। बहुत कैजुअली बचपन में आंटी आके कह दी थी, हाय कितनी चबी गोलू मोलू है, या अरे यार खंबे जैसी लंबी है, इतना नाटा है, इसके बाल थोड़े कम नहीं है, इसके इतने सारे बाल है शरीर पे। ये हम सबके साथ हुआ है। वो जितनी भी एनर्जीज थी ना, जो स्कूल में आप थोड़ी बहुत बुलिंग समझ लो, या फैमिली फंक्शंस पे हो गया, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी मैं अच्छी खासी खाती पीती लड़की थी, तो तब मुझे बहुत बोला जाता था कि भूमि कम खा, लेकिन इट वाज इन माय यंग टीनेजर्स। उसके बाद मैंने वज़न घटा लिया था, तो वो सारी एनर्जीज मैंने इस किरदार में डाली, और वो अब भी होता है, हम सबके साथ अब भी होता है। तो आप स्कूल वगैरह में भी यू यूज्ड टू गेट बुलीड? या स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा होती थी मेरी बुलिंग। मुझे लगता है मैं एक्टर ही इसलिए बनी हूँ, क्योंकि जब भी मैं स्टेज पे होती थी उन सारे बुलीज के सामने स्कूल में, मुझे लगता था अब मुझे बुली करके दिखाओ, अब तो तुम्हें 2 घंटे मेरे सामने बैठना ही पड़ेगा और मुझे देखना ही पड़ेगा, अब क्या करोगे तुम। सो आई फेल्ट सच अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, आई फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग, एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी असली जगह
एक ऑडियंस के आगे है। अब वो लाइव ऑडियंस हो, वो फिल्मों के, वो सिनेमा के तौर से हो, जो भी हो, पर मेरी असली जगह इज़ इंटरैक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स। आई लव बींग ऑन स्टेज। आई एम एन एक्टर टुडे बिकॉज मेरे बचपन में जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन जब जब मैं घर जाती थी, और ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कूडोज टू माई पेरेंट्स, जब जब मैं घर जाती थी हमें तो ऐसे फील कराया जाता था जैसे मुझसे खूबसूरत लड़की नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है वो जो बैलेंस मिला मुझे बाहरी दुनिया और घर की दुनिया में, उसी का एक सम टोटल आज आप सबके सामने बैठा है। ये बड़ी, आपने जैसे कहा, ये सबके साथ होता है, बच्चों को मतलब लड़की के साथ भी होगा, लड़के के साथ भी होगा। बुलिंग कह लीजिए, जजिंग कह लीजिए, बॉडी शेमिंग कह लीजिए, लेकिन क्या एक लड़की उसको ज़्यादा चुभता है? मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा चुभता है क्योंकि हम पे एक लेयर भी होती है ना कि अब आगे जाके शादी करनी है। बहुत अभी भी देखिए, हम एक बहुत ही मॉडर्न भारत का हिस्सा है हम सब, लेकिन अब भी अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाए, कहीं ना कहीं वो एक ना क्लॉक चल रही है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, एक अच्छी चीज़ है कि अब ग्रेजुएशन हो जाती है, पहले तो उसके पहले ही वो क्लॉक शुरू हो जाती थी, है ना, कि जैसे आप अपने मिड 20s में आते हैं ऐसे लगता है मिड 20s में आए और शादी नहीं हुई है, ये भगवान, ये कितना बड़ा अपराध हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुभती है क्योंकि क्या ना, हमने एक ढांचा बनाया कि खूबसूरत लड़कियां ऐसी दिखती हैं या हैंडसम लड़के ऐसे दिखते हैं। क्यों ऐसे दिखते हैं? अगर आप हमारे वेदों में भी जाए या अगर आप हमारे पुराने मंदिरों में भी जाए, वहाँ पे आप हर शेप एंड साइज के, हर बॉडी टाइप की कार्विंग मंदिरों में देखेंगे हमारे। तो ये सब किसने किया? ये सारे वेस्टर्न थॉट्स हैं जो हमने एक ढांचे में डाले हैं। हिंदुस्तान में हमेशा हमें ये बोला जाता था कि घी खाओ, घी अच्छा है। अब हमें बोला जाता है मत खाओ। क्यों नहीं खाएं हम? मुझे लगता है इतना वेस्टर्नाइज हो गया हमारा पूरा कल्चर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फिट नहीं रहना चाहिए, या मैं ये नहीं कह रही आपको स्वस्थ नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ कसरत करो, ढंग का खाओ, अपना ख्याल रखना सेवा होती है खुद की। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो ढांचा बना है ना खूबसूरती का, ये ढांचा हम सबको तोड़ना पड़ेगा। और जो प्रेशर हम हमारी बेटियों पे डालते हैं वो प्रेशर तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं लगेगी लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा? मैं जानती हूँ कि चलो मैं तो बहुत लकी थी कि मुझे घर पे वो महसूस नहीं कराया जाता था, पर मैं इतनी लड़कियों को जानती हूँ जिनको घर पे वो बार बार महसूस कराया, लगी हुई हैं कि वो अपना रंग साफ करे, लगी हुई हैं कि हम लटके रहते थे बचपन में कि 1-2 इंच हाइट बढ़ जाए। एंड मेरी जो बहुत लंबी दोस्त थी यूँ चलती थी क्योंकि उनको लगता था वो बहुत लंबे हैं कि हमें लड़के ही नहीं मिलेंगे। मतलब इंसान खुश कैसे रहे यहाँ? वो तो आप हमारे मैट्रिमोनियल्स पढ़ लीजिए ना, अखबार में जो आते हैं, वेरी फेयर गर्ल नीडेड, वेरी फेयर वेरी टॉल गर्ल नीडेड, उसमें सारी खूबियां हो, सारी खूबियां लड़की के अंदर होनी चाहिए। और लड़के को एक बार एक नजर देख ले, वो लड़की तो लात मार दे उसको, जिसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम दम लगा के हईशा से शुरू की थी हमने बात, तो इन्होंने कहा कि 1 साल आपने लगाया वजन बढ़ाने में और दिल खोल के खाया, खाने के पैसे मिल रहे थे। अरे हमने तो ऐसे ही बढ़ा लिया बिना खाए या बिना पैसे के, खाया तो खूब है। घटाया कैसे आपने, ये बताइए, असली राज तो वहाँ है। जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई तब मैंने ये ठान लिया था कि अगर मैं जैसी भूमि दिखती है उस भूमि तक नहीं पहुंची तो शायद मुझे कम मौके मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हम उतने इवॉल्व नहीं हैं कि एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू कम बैक टू हु आई वॉज। तो घटाया कैसे? 6 महीने तक किसी से बात नहीं करी, सारे दोस्तों से अपने नाते तोड़ दिए मैंने। और मैं बहुत यंग थी, एक टेम्पटेशन होती है ना जब आप यंग होते कि जाके दोस्तों के साथ मस्ती करें। अब मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मेरा पूरा इकोसिस्टम बॉम्बे में, तो और तब ना ज़्यादा पैसे नहीं थे। आजकल तो न्यूट्रिशनिस्ट, इतने फैंसी जिम, हज़ारों चीज़ें होती है, तब कुछ नहीं था। सिर्फ मेरी माता, उनकी कहते हैं ना, उनकी विल पावर कि मैं अपनी बेटी को पतला करके रहूँगी, और मेरा विल पावर कि मुझे पतला होना, ताकि मैं और अलग अलग टाइप के किरदार कर पाऊँ। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ज़्यादा पैसे वगैरह थे नहीं, एक जिम की मेंबरशिप मिली थी। अब जिम में मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कभी जिम गई नहीं हूँ। तो 6-7 दिन तो ये ज़्यादा मिडिल क्लास बातें नहीं कर रही है हमारे जैसी है, हाँ? पर नहीं थे यार, पहली सैलरी मेरी 7,000 रुपये थी, और तब मुझे ऐसे लगता था जैसे उन 7,000 में पता नहीं क्या उखाड़ लूंगी, और मैंने उखाड़ा था। अब तो खैर उससे कई ज्यादा, लेकिन अब भी लगता है कम है। तो मतलब लाइफ का कुछ, इंसान ना कभी खुश नहीं हो सकता किसी चीज से। लेकिन
मैं बहुत फनी चीज़ बताती हूँ। तो मैं मतलब करीब लास्ट मैं 96 किलो की थी दम लगा के आयशा में। वो सीन नहीं है जिसमें जी, और मेरा कद है 5 फीट 4 इंचेस। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी आयुष्मान की। और जो वो लास्ट की सीन, एक फन एनेक्डोट बताऊंगी मैं। उसमें ना आयुष्मान को मुझे उठा के वो भागता है, और उसकी शूट चली थी 3 दिन। और आयुष्मान बहुत दुबले थे फिल्म में, क्योंकि वो ज़रूरी था उनका होना मेरे सामने दुबला। एंड बॉडी डबल मंगाया गया था। तो थोड़ी ना कभी कभी फिल्मों में बॉडी डबल का काम ही होता है कि थोड़े शॉट्स शूटिंग के वो कर लेते हैं जहाँ पे पैर दिख रहे हैं, शायद शक्ल नहीं दिख रही, क्योंकि 100 किलो अपने ऊपर चढ़ा के भागना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो बॉडी डबल ने मुझे उठाने की कोशिश की, नहीं कर पाया। आयुष्मान को 3 दिन, और मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ उस लड़के की, 3 दिन उसने मुझे उठाया, पूरी शूटिंग करी। और ऐसा नहीं कि उठा के चलना है, रेत में पूरा हमारे डायरेक्टर ने ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया था, ऐसी पतली पतली डंडियों के ऊपर चलना है, हम कीचड़ में गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन कहते हैं ना, उसका वो पंजाबी खून आयुष्मान का ऐसा चमका था उन आखिरी 3 दिनों में। ये आयुष्मान बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसने किया। तो मुझे लगता है कई बार ना, भले हम एक हमारे प्रोग्राम का नाम शी है, लेकिन जो वो लड़के या द मेन जिनको भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी, जो इस जर्नी का हिस्सा है। तो अच्छा, एक इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, और ये भी स्टीरियोटाइप से अलग हट के बात है। यूजुअली ऐसा मैंने नहीं देखा है। इन्होंने नहीं बताया, आपके लेट फादर साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे। और पॉलिटिक्स में ऐसे मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स में यूँ नहीं कि मतलब कोई पार्टी लीडर। ही वाज होम मिनिस्टर एंड लेबर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मिनिस्टर। अब महाराष्ट्र के मिनिस्टर तो अपनी बेटी को जिस फील्ड में जाते सेट कर देते। फिल्मों में होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सब इनके कॉलीग्स हैं जो आए हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है, और वो आए हैं और वो कामयाब भी हुए, अपने दम पे कामयाब हुए। मैंने तो एक से पूछ लिया था, वो थोड़े नाराज भी हो गए थे। लेकिन आपने मुझसे आज ही मुझसे किसी ने, जब हम बात डिस्कस कर रहे थे, तो कि फिर ये फिल्मों में क्यों आई, ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हुई? वो तो नहीं, वो तो अभी आगे होगा ना। रुक जाओ आप। एक्चुअली माई फादर वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में थे तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो जितने भी टर्म उन्होंने सेवा करी, मेरे पैदा होने के बाद वो थोड़ा फील्ड से दूर हो गए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स। एंड उसके बाद जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने हमेशा, मुझे लगता है जिस तरीके की फिल्में मैं चूज़ करती हूँ उसका रीज़न भी है कि मैंने अपने हमेशा मेरे माता पिता को बहुत कम्युनिटी सर्विस करते हुए देखा है। 90s के दौर में बहुत सारी टेंशन होती थी बॉम्बे में। मेरे पिताजी पूरे इलाके को, बस्तियां होती है बॉम्बे में, पूरी बस्ती को बुला के बिठाते थे घर में ताकि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो। और तब वो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। जब कोई नेशनल लेवल डिज़ास्टर होता था, कि कोई अर्थक्वेक आ गया, जैसे सुनामी जब आई थी, भगवान करे कभी ऐसा दोबारा ना हो, जब गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब हमें चंदा, एक डब्बा दिया जाता था, जाओ चंदा इकट्ठा करो पूरी कॉलोनी से, जितने भी पैसे हो, भले हमने 2000 किए, 3000 की, लेकिन वो जो प्रैक्टिस होती है ना कि लोगों की हेल्प करने की प्रैक्टिस, शेयर करने की प्रैक्टिस, एम्पैथी की, हमें हमेशा ये सिखाया गया था, कंट्री फर्स्ट। और आई थिंक जो मैं फिल्में भी करती हूँ वो इसी वजह से करती हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज वाली फिल्में या जो सोशल ड्रामा में करती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि ये सब मैंने बचपन में देखा है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मैं उनकी लेगेसी अपने फिल्मों के थ्रू कैरी ऑन कर रही हूँ। तो और अगर जो आपका प्रश्न था कि उन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत दूर चले गए थे पॉलिटिक्स की दुनिया से, एंड वो चाहते नहीं थे कि मैं फिल्मों की दुनिया में घुसूँ। तो अगर वो होते भी, मुझे नहीं लगता वो हेल्प करते। एंड मैं बहुत यंग एज में पिताजी मेरे गुजर गए। तो लेकिन आपने कहा कि आप जो फिल्में कर रही हैं या जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करती हैं, इसमें उनकी सोच कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, वो आपने पहली फिल्म की दम लगा के आयशा, सोशल मैसेज था। उसके बाद आपने अगली फिल्म की टॉयलेट, एक प्रेम कथा, और वो बड़ी हिट हुई थी पिक्चर, अब अक्षय कुमार के साथ। अब वो ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब पहले तो लोग हैरान हुए कि यार इस सब्जेक्ट पे फिल्म भी बन सकती है। अच्छा, फिल्म अक्षय कुमार तो कर लेंगे, चलो अक्षय कुमार तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप वो फिल्म आपको ऑफर हुई थी या आपने उसके लिए वो किया था? एक्चुअली मेरी पहली फिल्म के वजह से
बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ मेरे पास आने लग गई, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को रियलाइज़ हुआ कि एक एक्टिंग का भी क्रेडिबिलिटी मुझे मिल गई थी, तो वो फिल्म मेरे पास सर लेकर आए थे। तो और वो उसमें जो इशू था कि भाई ओपन डेफिकेशन, defecation। वो महिलाओं को या लड़कियों के लिए वो ज़्यादा कितनी बड़ी सज़ा है, बल्कि वो तो और वो अब तो उस पर हमारे देश में बहुत काम भी हुआ, पिछले एक 10 सालों के अंदर बहुत उस सब्जेक्ट पे, विषय पे काम भी हुआ है। तो बट उसके साथ भी आपने रिलेट किया। आई एम श्योर कि ये परेशानियां तो हम में से भी किसी ने फेस नहीं की हैं। हम लोग लकी हैं कि हम ऐसे घरों में पैदा हुए कि बेसिक चीज़ें तो अवेलेबल थी सबके पास, मगर वो तकलीफ भी आपने देखी लोगों की। एक्चुअली वो फिल्म की जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि क्या है ना, हम क्रिप करते थे, हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो बोलती थी छी यार ये क्या कर रहे हैं, पर हमने कभी ये नहीं समझा कि इसकी जड़ क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉब्लम एक कल्चरल माइंडसेट की थी। और वो जब मैंने समझना, जब स्क्रिप्ट पढ़ के मैं वो चीज़ समझी और जब मैंने रिसर्च करनी शुरू किया, रियलाइज़ कि तब देयर वर सो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे ओपन डेफिकेशन एक्सेप्टेड था, क्योंकि आपके घर में मंदिर है, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे शौच कैसे हो सकता है, जहाँ पे खाना पक रहा है वहाँ पे टॉयलेट कैसे हो सकता है। और जिस तरीके के आंकड़े मेरे आगे आए, मैं शॉक्ड थी, क्योंकि ये इतनी सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं थी हमारे देश की। जब एक औरत, एक गांव में एक औरत 6 किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे उठ के जा रही है सिर्फ अपने आप को रिलीव करने, तब उसके ऊपर कितनी हेल्थ इश्यूज़, उसकी सेफ्टी पे कितने इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस फिल्म ने दिखाई। और वो हिंदुस्तान में हो रहा था, इतने रेप केसेस होते थे उन औरतों के साथ जब वो शौच करने इतनी दूर जाती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ना दबी रह जाती थी, क्योंकि कल्चरल माइंडसेट में लोग शिफ्ट। एंड देखिए, सिनेमा का ना पावर ही वो है। बिल्कुल, सिनेमा इतनी एडवोकेसी और इतना एक्टिविज्म लोगों के अंदर क्रिएट कर सकता है, लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है। और आई थिंक टॉयलेट एक प्रेम कथा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कैसे सिनेमा को पॉजिटिव चेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक फिल्म आपकी आई, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये सिनेमा की ये बहुत बड़ी पावर है जिसको हम रियलाइज नहीं करते। एक फिल्म आई इनकी, आपकी मनोज वाजपेयी और लेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ, सोन चिड़िया। आपने देखी फिल्म वो सोन चिड़िया? याद है किसी को फिल्म? बहुत कम लोगों ने देखी है। उस फिल्म को देखिए आप, उस फिल्म को देखिए। इन तीनों कलाकारों की अदाकारी के लिए देखिए उस फिल्म को। और वो सब्जेक्ट भी ऐसा था, और वो तो सच में ऐसा लगा जैसे वो कोई शायद चंबल रीजन की कहानी है। एक छोटी बच्ची है आपके साथ, और आप एक ऐसी मदर का किरदार कर रही हैं जो मतलब जिसके ऊपर ये दबाव है कि वो अपनी बच्ची को छोड़ दे या अपनी बच्ची को एक गलत राह पे ले जाए। वो एक्चुअली मेरी बच्ची नहीं है, मैं उस बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। वो बच्ची मेरे जो कहानी ये थी कि वो बच्ची मेरे घर पे काम करती है और उसके साथ कुछ बहुत ही घिनौनी हरकत होने वाली थी जिससे मैंने उसे बचाया। अब मैं उसके साथ भाग रही हूँ और वो एक नीचे दबके की बच्ची है और मैं एक ऊंचे दबके की औरत हूँ। तो कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और जब मैं रन पे हुए छोटी बच्ची के साथ 70s में सेट है कहानी, और तब मुझे सुशांत के किरदार मिलते हैं, लखना, और वो हमें प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और क्या काम किया था सुशांत ने इस फिल्म में। मुझे जेन्युइनली लगता है उसके करियर का सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क उसने सोन चिड़िया में किया है। एंड आई रियली होप कि अब भी लोग जाके देखें, इतने सारे आपके व्यूअर्स हैं, जाके उस फिल्म को देखिए। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और इतने अमेजिंग थीम्स हैं उस फिल्म में। अगर आप आज भी सोचें, औरतों की हालत वही है आज भी जो 70s में थी। ज़्यादा इतना कुछ बदला नहीं है। इंडिपेंडेंट हो गए हम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, वो चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत लाइन है फिल्म में कि जो पिरामिड होता है पावर का, उस पिरामिड में हम जितनी भी जो भी आपके डिवाइड्स हैं, वो सारे डिवाइड्स होते 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 सबसे नीचे आती है औरत। और यही चीज़ हम सब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने भी लोग इस कमरे में हैं, आप इसलिए इस कमरे में हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो कॉन्वर्जेशन औरतों के आसपास होती है उसका लेवल बढ़ता जाए। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा विन है इंडिया टीवी के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कि एक्चुअली इतनी इंटरेस्टेड ऑडियंस आज यहाँ बैठी है। तो आप सब के लिए ना हमें एक बार तालियां मारनी चाहिए। जो उस फिल्म का सब्जेक्ट है, और वो खैर हमारे यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वेमेन तो एक ऐसी रैम्पेंट चीज़ है जिससे देश का कोई, मैं तो कहूँगा दुनिया का कोई हिस्सा छूता नहीं है। लेकिन विद
भूमि's परमिशन मैंने ये चीज़ पहले चेक करवाई और फिर मैंने इनसे पूछा कि अगर आप ओके हों तो ये बात मैं आपसे पूछूं ऑडियंस के सामने, तो उन्होंने कहा पूछ सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब आप बहुत छोटी थी, टीनेजर थी, किसी पब्लिक स्पेस में आपके साथ भी किसी ने कुछ गलत किया? जी। और ये ना देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में, एक्चुअली पूरी दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जिसके साथ कभी कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोई आपको कैसे छू रहा है, कोई आपको कैसे देख रहा है। पहले तो हम वहाँ से शुरू करते। तो मैं आई थिंक 14 साल की थी, बॉम्बे में एक ट्रेड फेयर होता था बीकेसी में, तो वहाँ पे और बहुत मतलब पैक्ड फेयर था वो, और बार बार मैं देख रही हूँ कोई मुझे हाथ लगाया जा रहा है, मैं आगे चल रही हूँ कोई पीछे मुझे हाथ लगाया जा रहा है, और मैं मुड़ के देखूँ कोई नहीं है। लेकिन आप यकीन करिए, आए इतने साल हो गए हैं, 15 साल के ऊपर बीत गए, मुझे आज तक वो टच याद है। मुझे आज तक वो जिस तरह से मेरे जो बॉडी पार्ट पे वो इंसान बार बार छू रहा था, मुझे आज तक याद है। क्योंकि क्या है ना, एज विमेन हमारा जितना भी ट्रॉमा है, हमारी बॉडी भूलती नहीं है। एक एक इंसान जब आप रोड पे चल रहे हैं, जिस गलत नज़र से आपको देखता है, आपकी बॉडी वो एक एक ट्रॉमा याद रखती है। इसलिए जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, एंड नाउ मोर देन एवर, सौरभ जी आप देख लीजिए हम कितने नम हो गए हैं। हर सेकेंड न्यूज़ इज अबाउट हाउ ब्रूटली अ वुमन इज रेप्ड इन आवर कंट्री। इट्स बिकम, मतलब अभी तो हम नॉर्मलाइज कर दिया हमने इस चीज़ को, हम नम हो गए। अब तो हम देखते हैं, हम पेट पलट देते हैं। भक्षक में एक बहुत खूबसूरत लाइन थी कि आज मुजफ्फरपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा। एक आज तो न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, शायद कोई और आ जाए जो ये ऐड स्पेस भी ले ले। और ये चीज़ ना मुझे बहुत, मैं बार बार इस चीज़ को सोचती हूँ। वो लाइन थी, क्या हम शून्य हो गए हैं, क्या हम ज़ीरो हो गए, क्या हमें कोई चीज़ से इफेक्ट नहीं होता। और वो थॉट मेरे साथ इतना ज़्यादा रहा है, बिकॉज कई बार जस्ट एज ए यंग इंडियन वुमन मैं सोचती हूँ, मैंने कहा हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ में बदलाव लाएं। कोई तो इसका सोल्यूशन होगा, ऐसे कैसे हो सकता है इसका कोई सोल्यूशन ना हो। एंड इट इज़ नॉट जस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एनिमल्स, यंग बॉयज़। तो एज अ सोसाइटी क्या हम घबराते नहीं कि कितनी गंदगी, हमें डर लगना चाहिए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कि अगर आपकी एक पूरी जनरेशन को लगता है कि वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो ये इमरजेंसी नहीं है, छोटे बच्चे। एनीवेज, मैं आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दिस, लेकिन रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे छोटे छोटे लड़के, मतलब नाबालिग लड़कों ने ऐसी गंदगी की है, उनको पता क्या है, करना क्या है। सो आई रियली थिंक एंड आई रियली प्रे एंड होप, और मैं ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मेरा एक बहुत ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। एंड आई रियली फील, जो हम कहते हैं ना कि, खैर चलिए, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा आपने भी कहा, कि हम नम होकर हो गए हैं तो नहीं होना चाहिए, और इसको आप यू कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। इसको कभी तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। क्या ये चीज़ खत्म हो जाती है, आप कामयाब हो गए, आप सोसाइटी में आपने कई लेवल्स जंप कर लिए, एक ए सेटिंग से आप अब एक बहुत ए क्लास सेटिंग में चले गए हैं, क्या ये चीज़ खत्म हो जाती है? नहीं, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम किस भी सेटिंग में चले जाए, बाय द एंड ऑफ इट मैं हूँ औरत ना। वो कैसे ख़त्म हो सकता है? आप कहीं पे भी चले जाए, अब भी होता है। मैंने 3 बिजनेसेस में एट द मोमेंट चला रही हूँ। मेरा एक बेवरेज ब्रांड है और हमने पूरी फैक्ट्री सेटअप की है। और देखिए क्या है ना, जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फीमेल सिक्योरिटी, औरतों की सिक्योरिटी एक पार्ट है उसका, लेकिन इतने बायसेस होते हैं। क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक हीरोइन हूँ, और मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। जब मैं अपना फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, वहाँ पे जो भी हमारे जो भी लेबर्स थे, या जो भी एक सर्टेन सोशल स्ट्राटा को, जो वहाँ के मर्द, द मैन वो दे, जहाँ से भी वो आते थे, जब भी मैं और मेरी बहन वो रूम एंटर करते थे, वो हमेशा रुकते थे कि हाँ शायद कोई साहब आएंगे और हमें इंस्ट्रक्शन देंगे। क्यों अब भी हमेशा ये होता है कि मुझे ना कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग आती है कि शायद ऐसे फील कराया जाता है, यानी इस फिल्मों से मैं दूर जा रही हूँ, बाहरी दुनिया में भी, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में, कि शायद कुछ कमी है क्योंकि मैं औरत हूँ। और ये मुझे इतना ज़्यादा फायर देती है ना, मैंने कहा भाई अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी,
मैं एक्टर भी इसलिए बनी क्योंकि सब मुझे चैलेंज करते थे कि ये एक्टर कैसे बनेगी, अब देख लो। और मैं जेन्युइनली बहुत सक्सेसफुल कंपनीज खड़ी करूंगी और औरतों के साथ बैक्ड कंपनीज खड़ी करूंगी, बिकॉज वी नीड मोर ऑफ दैट। आज भी जब मैं रूम में एंटर करती हूँ या जब मैं नीचे जाती हूँ, आई कैन फील अ गेज ऑन मी। क्यों? एंड ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जिस तरह के कपड़े पहने ये मेरे कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गंदे दिमाग की प्रॉब्लम है। अच्छा लग रहा है कोई आदमी इतना खुल के बात कर रहा है, ऐसे ज्यादा खुल के बात कर रही हूँ। नहीं, बहुत देखिए मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ, मुझे घबराहट हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो ऐसी पोजीशन में हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, वो ऐसी बातें कहें। अब आपने बात छिड़ी तो मैं पूछता हूँ, आप देखिए, अब जैसे उन्होंने कहा जिद थी एक्टर बनना है तो बने, जिद है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनूंगी, मैं कंपनीज खड़ी करूंगी, आप, ईश्वर आपके साथ है, आप कर भी लेंगी, बिल्कुल कर लेंगी। लेकिन कितने हैट्स हैं आपके पास? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हो गई हैं, एक्टर हो गई हैं आप, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके काम करती है। मुझे इनकी सीनियर टीम मेंबर ने मुझे कहा कि आप प्लास्टिक मत रखिएगा, कुछ भी वो फेंक देगी। फीएसटी क्लाइमेट के लिए काम करने वाली, तो ये आपको गुस्सा आता है या इसलिए आप ऐसे काम करती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक ये जो मेरे जितने भी आप डिफरेंट हैट्स कह रहे हैं, मैं ना एक एम्पैथेटिक इंसान हूँ और मेरे में ना देश सेवा की बहुत ज़्यादा भावना है, और ये मेरे मम्मी पापा की वजह से हुआ। आप देखिए ना, जैसे घर में मेरी पैदाइश हुई है, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने आपको कहा, जब नाश्ता करते थे ना, हमसे ये नहीं पूछते तुम्हारा दिन कैसे गया, हमसे ये पूछते, क्विज होता था मेरे पापा जो करते थे, अच्छा बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वी वो ऑलवेज ऑन आवर टोज, यू नो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वैल्यू सिस्टम मुझे दिया गया है, उसी की वजह से मुझे लगता है कि जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। देखिए आपने मुझे आज बुलाया है बिकॉज इतने सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये सारी आपकी ऑडियंस मुझे आज बैठ के सुन रही है, तो मैं कैसे ये कोशिश ना करूँ कि मेरी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, भले वो फिल्मों फिल्मों से हो या जो भी मैं काम ऑफ स्क्रीन करती हूँ उससे हो, कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के समाज में ला सके। तो जो मेरा क्लाइमेट का भी काम है उसी पर, और मैं क्लाइमेट में तो एक्टर बनने के पहले से काम कर रही हूँ, बहुत सालों से काम कर रही हूँ मैं क्लाइमेट में। फिल्मों से हो या जो भी मैं काम ऑफ स्क्रीन करती हूँ उससे हो, कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के समाज में ला सके। तो जो मेरा क्लाइमेट का भी काम है उसी पर, और मैं क्लाइमेट में तो एक्टर बनने के पहले से काम कर रही हूँ, बहुत सालों से काम कर रही हूँ मैं क्लाइमेट में, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे बहुत घबराहट होती थी। उसका अभी एक टर्म है कॉल्ड क्लाइमेट एंजाइटी। तब मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था, तो तब पता नहीं था, क्योंकि ऐसे लगता था एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा, और ये हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हम हमारे कैपिटल में हैं और हर इंसान जिससे आप पहले मिलते हैं, द AQI सो बैड यार, द AQI सो बैड। बॉम्बे में भी यही कॉन्वर्जेशन हो रही है, अभी समर आ जाएगा बोलेंगे पानी की कमी। ये सब क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है और आगे ये बद से बदतर होगा। और यही सोच सोच के मुझे घबराहट होती थी कि अगर हम सब क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम सब उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अग्री करते हैं सारे यहाँ? करेक्ट। तो हमारा ये समझना कि क्लाइमेट चेंज इज द लार्जेस्ट लूमिंग थ्रेट दैट ह्यूमैनिटी इज डीलिंग विद इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब साफ हवा नहीं होगी, खाने के लिए साफ खाना नहीं होगा, पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा? क्या प्रोटेक्ट करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। इसी थॉट से मैंने अपना काम शुरू किया। तो अब तो आपको फिर आ ही जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो ये काम तो पॉलिटिशियन ही कर सकता है, नहीं तो सरकार में आके किया जा सकता है काम, हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। होता है मन आने का पॉलिटिक्स में? मुझे लगता है मेरे ब्लड में है। तो और जैसा मैंने आपको कहा कि आई एम वेरी फियर्सली पेट्रियाटिक, मुझे बहुत प्रेम है मेरे देश से। मैं इंडियन होने का इतना ज़्यादा गर्व है मुझे कि मैं आपको समझा नहीं सकती। तो शायद मे बी इन द फ्यूचर मुझे देश सेवा ज़रूर करनी है, वो मेरे फिल्मों से हो या पॉलिटिक्स में आने का मौका हो, या मुझे ये मौका मिले कि मैं पॉलिसी चेंज का हिस्सा बन पाऊँ। आई डेफिनेटली सी माई सेल्फ इन द पब्लिक सेक्टर फॉर श्योर। तो कौन सी पार्टी से आना चाहेंगे आप? सारी बात यही डन करके जाए ना, आप दिल्ली आई हुई हैं।
हाँ नहीं, फिर और क्या, वही अभी यही फाइनल करते हैं, बता दीजिए। देखिए अभी कुछ साल दूर है वो सीट, आई एम श्योर ये हमारी आखिरी कॉन्वर्सेशन है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ये तो बता, आप कौन सी फिल्म, किस फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दी? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मैंने एक फिल्म की थी, सांड की आंख। वो हरियाणवी फिल्म, और मैं आधी जाट हूँ, मेरी मम्मी हुड्डा है, तो मुझे इतना मज़ा आया था वो फिल्म करते हुए। वो ना एक ओड था मेरी नानी को। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, दो आउटस्टैंडिंग औरतों के बारे में, प्रकाशी दादी, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। और इन दोनों ने, आई थिंक सब उनकी कहानी जानते हैं कि इन शूटर दादी, इनको शूटर दादी बोला जाता था, चंद्रो दादी अब नहीं रही। तो उन्होंने 65 और 67 के एज में शूटिंग शुरू करी, एयर पिस्टल शूटिंग शुरू करी, इतने सारे अवार्ड जीते। और अगर आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने उनको देखा हुआ, पूरी घाघरा, हरियाणवी घाघरा, घेर वाला, वो वैसी उस दुनिया से आती थी जहाँ पे उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। बहुत उन्होंने रिप्रेशन देखा, और एक उन्होंने डिसीजन लिया। मैंने ना उनसे पूछा कि दादी आपने किया क्यों? उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटियों के लिए किया, मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटियाँ वैसी ज़िंदगी जिए जैसे मैंने जी। और उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया उस एरिया का। मेरठ के पास बागपत गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं वो, एंड पूरा आज इतनी ज़्यादा बेटियां हैं हमारी जो जहाँ के एयर पिस्टल शूटिंग करती हैं और चैम्पियंस हैं। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि जितना भी मैंने चंद्रो दादी के साथ बहुत समय बिताया, तो जितना भी मैंने समय उनके साथ बिताया, जो उनका चलने का तरीका था, उनका बोलने का तरीका था, हरियाणवी तो खैर मैंने बचपन से सुनी हुई है, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, तो मैंने वो लैंग्वेज सीखी, जो मेरी मदर टंग है, मैंने वो लैंग्वेज सीखी। और जितना भी मुझे जो भी मेरी नानी का याद था, पिक्चर की शूटिंग शुरू होने के 2 साल पहले, आई लॉस्ट हर, वो सब मैंने इस किरदार में डाला। जैसे ना जब मेरी नानी मुझे गले लगाती थी, और हरियाणवियों में ना प्यार दिखाने का तरीका बहुत हाश है ना, मतलब वो ऐसे प्यार से नहीं सुलाती थी, यूं यूं करके मुझे सुलाती थी। मैं सोचती नानी मैं सोऊंगी कैसे ऐसे, है ना, प्यार, और उनको ना प्यार दिखाना नहीं आता। खैर जो भी, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस किरदार में डाली थी। और जब फिल्म देखी मेरी मम्मी ने, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी नानी की याद आ गई, अपनी माँ की याद आ गई, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कभी किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा वैसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी हैं। एक और ये पहली फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था, और उसके अलावा आपको दो क्रिटिक्स अवार्ड मिले हुए हैं बेस्ट एक्ट्रेस के, शानदार। अब कभी वो आपके आसपास आपके जो दोस्त होंगे फिल्म इंडस्ट्री में या आपके कोलीग्स होंगे, तो वो तो आजकल गिनते हैं कि कितने 1000 करोड़ की फिल्म हो गई है, तो वो वाला काम भी कर रहे हैं अभी? क्यों नहीं करना, करना तो सब है, सबको चाहिए, हर तरीके की सक्सेस चाहिए, लेकिन वो काम मुझे अपने वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करना है। एंड बहुत मेहनत लगती है, जिस तरीके की 10 साल हो गए अब काम करते हुए, बहुत सारे नो बोले हैं मैंने। बहुत बार टेम्पटेशन होती थी कि एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बन जाऊं जहाँ पे मुझे पता है वो फिल्म 300-400 करोड़ वाले ब्रैकेट में आएगी, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा की है कि मैंने कभी ऐसा कोई किरदार प्ले नहीं किया जहाँ पे एजेंसी ना हो उस औरत के पास, जहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग औरत ना हो। और अगर मुझे वो किसी फिल्म में करने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं उस फिल्म के लिए गलत हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नाखुश रहूँगी, मैं बहुत अनहैप्पीनेस सेट पे स्प्रेड करूँगी, तो मुझे उस फिल्म में वो ना ही ले तो बेहतर है। आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा खास तौर पर OTT आने के बाद, आप उसको सिनेमा हम कहें कि नहीं कहें, कंटेंट जिस किस्म का क्रिएट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कुछ बेहतर हुई है, डिटेरियोरेट हुई है? OTT ना बोन है हमारे लिए, ये ना हम भूल जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिनेमा नहीं चलेगा, दोनों साथ चलेंगे। देखिए मैं थिएटर की एक्टर हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब लोग मुझे जाके थिएटर में देखते हैं। अब वो फिल्म चले ना चले वो दूसरी चीज़ है, लेकिन OTT स्पेशली औरतों के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की हैं OTT ने क्रिएट, क्योंकि अब जितने नैरेटिव्स देखे वो ज़्यादा फीमेल लेड होते हैं। तो ये हमें ये भी दिखाता है कि औरतों की जो हमारी ऑडियंस है, अभी क्या हो गया है ना, थिएटर्स में औरतों को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। 50% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन को इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है। मुझे बहुत मज़ा आता है एक्शन फिल्में देखने में, लेकिन क्या हम सिर्फ एक्शन फिल्में देखते रहें? मुझे तो देखनी है एक और क्वीन, मुझे देखनी है एक और दम लगा के हईशा, मुझे देखनी है रोमांस, वो बन ही नहीं रहा है,
क्योंकि हमें तो इग्नोर कर दिया, बोला जा रहा है कि हम सिर्फ OTT में देखें। कोई बात नहीं, देखेंगे, लेकिन हमारे पास एज अ फैमिली क्या आउटिंग होती है? मैं जाके मूवीज़ ही नहीं देख पाती अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि वो नहीं देख सकती एक्शन, वो नहीं देख सकती कोई हीरो ऐसे AK-47 आके खून, मैं देख सकती हूँ, कोई बात नहीं, पर मुझे क्या हक नहीं है उनके साथ जाके मैं फिल्में देखूँ? मैं देखना चाहती हूँ। सो आई रियली होप कि कहीं ना कहीं औरतों के लिए भी फिल्में थिएटर में बनना शुरू हो, लेकिन वो तभी होगा जब औरतें जाके थिएटर में फिल्में देखेंगी। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी फीमेल लेड फिल्म है प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि क्या है ना, बिजनेस है बाय द एंड ऑफ इट। तो अगर वो जो ऊपर ऊपर देखिए, अभी भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है ना, पैसा आदमियों से आ रहा है, ये फैक्ट है, बदलेगा, होगा और इक्वालिटी आएगी लेकिन जब वो देखते हैं कि सिर्फ ये माचो हाइपर मैस्कुलिन फिल्म चल रही हैं, तो जो फेमिनिन फिल्म है वो भूल जाते हैं। एंड देखिए, फेमिनिन फिल्म्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस पॉइंट में दुनिया में हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें नर्चरिंग की ज़रूरत है, जो सिर्फ कुछ नैरेटिव से आ सकती है। लेकिन आपका प्रश्न ये नहीं था, मैंने एक एक्स्ट्रा ये आपने अच्छा, मुझे तो आपने आज लीड दे दिया आगे की बात करने का। ये बात सही है। देखिए, हम जब बड़े हो रहे थे तो फिल्म देखने के लिए जब फिल्म आती थी तो पूछते थे हीरो कौन है, किसकी पिक्चर है, तो मतलब हीरो कौन है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, शाहरुख खान की पिक्चर है, सलमान खान की पिक्चर है। फिर उसके बाद कोई पूछ लेता था हीरोइन कौन है। फिर लेकिन वो हीरोइन वाला मामला उतना बड़ा नहीं बन पाया। उसके बाद लोगों ने सीधे पूछना शुरू कर दिया डायरेक्टर कौन है, किसने बनाई है। जो लोग ज्यादा थोड़े इन्वॉल्व होकर पिक्चर देखते थे वो ये पूछने लगे। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो हीरोइन देख करके फिल्म देखने जाएंगे। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ, अगर इनकी फिल्म है तो मैं देख सकता हूँ कि भाई नाम पे, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें कुछ मीट होगा, उस फिल्म के अंदर कुछ रोल होगा, कुछ स्टोरी होगी। लेकिन सैडली ऐसी बहुत सारी फिल्में नहीं बनती, तो फिर आपको एक प्रोडक्शन हाउस भी खोलना पड़ेगा। सर अभी तो इतना चल रहा है लाइफ में मुझे लग रहा है कि काश एक और भूमि होती, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ फिलहाल शायद 1-2 साल में, बट अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी कर लूँगी। भारत के बाहर की दुनिया वो इंडियन सिनेमा को कैसे देखती है? क्योंकि आपकी तो बात होती होगी, आप ट्रैवल करती हैं। जी, मेरी तो एक्चुअली बहुत बात होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग हमें देखते हैं एज जस्ट सॉन्ग एंड डांस, जस्ट सॉन्ग एंड डांस, जस्ट सॉन्ग एंड डांस। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा ये जो करते हैं ना, मैंने कहा ये हम एक तो फिल्मों में करते हैं नहीं, ठीक है मतलब मैं तो बहुत इरिटेट होती हूँ इस चीज़ से। एंड और क्योंकि क्या है ना, जो फिल्में हमारी ट्रैवल भी करती है, जो मैग्नम ओपसेस होते हैं हमारे, उसमें होता है सॉन्ग एंड डांस, वो हमारा कल्चर है, वी शुड सेलिब्रेट इट। देखिए, जो भारतीय कल्चर है उसमें एंटरटेनमेंट, नाच गाना, ये सब तो रस है जो बहुत हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है। अगेन गोइंग बैक, हमारे जो टेम्पल्स हैं जितने भी, प्लीज़ जाके देखिए, वो हमारी हिस्ट्री है। उसमें भी आप देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्यूटीफुल डांस फॉर्म्स में आप कितनी खूबसूरत लड़कियां देखेंगे, लड़के देखेंगे। सो वी आर अ वेरी वेरी ओपन कल्चर। आई थिंक वो जो ओपननेस और वो जो एक साइंटिफिक अप्रोच है भारतीय कल्चर में, और जो हमारे रूट्स की जो एक, क्या, आई डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट इट, लेकिन एक ग्रेटनेस थी हमारे सिविलाइजेशन में। आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे फिल्मों में अभी आनी ज़रूरी है, ताकि वो वेस्टर्न लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे इंडियन कॉन्सेप्ट्स हम वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। योगा मतलब अब मैं सडनली जाके, मुझे लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ कि योगा हमसे नहीं आया है, बाहर से क्या आया है। मैंने कहा नो, आई विल शो यू हाउ द आसन इज डन। देयर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। टर्मरिक, हल्दी, ट्यूमरिक शॉट करते रहते हैं, अरे हमसे आया है वो। मतलब मैंने कहा हमें तो बचपन से बोला जा रहा है, हमें बचपन से बोला जा रहा है कि हल्दी की जो एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ है, या हल्दी दूध पियो, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से आ रहे। घी मतलब जो भी चीज़ें, घी भी चुरा लिया उन्होंने, बिल्कुल। क्लैरिफाइड बटर मैंने कहा इट्स अ गुड थिंग, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि कहीं ना लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारी सभ्यता है, ये हमसे, आप ये भी कॉलोनाइज नहीं कर सकते। तो हमारी फिल्मों का भी आई थिंक कहीं ना कहीं वो आइडिया भी तभी बदलेगा जब एक तो हमारी ज़्यादा फिल्में ट्रैवल करेंगी। जैसे मैं आपको एक चीज़, एक लंच बॉक्स फिल्म आई थी, उसने लंच बॉक्स ने इंडियन सिनेमा का ना कहीं लोगों को एक नयापन दिखाया, क्योंकि वो इंटरनेशनली इतनी ट्रैवल करी। और जो छोटी और मिड साइज फिल्में होती है ना, वो उन फिल्मों में होता है करेज,
वो फिल्में होती है जो आपकी टियर 2 टियर 3 सिटी इंडिया, आपकी जो रियल भारत की कहानियां हैं ना, वो फिल्में दिखाती है। उन फिल्मों का ट्रैवल करना ज़रूरी है और उसके लिए उन फिल्मों को बैकिंग मिलनी ज़रूरी है, जो एक्चुअली अभी नहीं हो रहा है। भूमि, आपको इससे पहले कि हम आपको इजाज़त दें या आप हमें इजाज़त दें, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ कि इनका हुआ, ये तो आप लोग जज करेंगे। तो लेकिन बहुत सारे हमारे समाज के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महिलाओं के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हर इशू पर काम होता है, हो रहा है, लेकिन हम कभी कभी कुछ प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं, यहाँ ये सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करो। इस वक्त भारत की महिला का सबसे बड़ा इशू क्या है? सेक्सुअल वायलेंस बंद करो, नहीं हो सकता हो, मतलब इसका अभी ये ऐसा पाप का घड़ा है जो भरता जा रहा है। और आप सोच, मेरे बस में जो भी हो मैं करूँगी और करती रहूँगी और बोलती रहूँगी हर प्लेटफॉर्म पे दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नीड्स टू स्टॉप। आप देखिए कितनी सारी डाउरी केसेस फिर से आने लग गए। ये बीच में हल्के हो गए थे, रिपोर्ट नहीं होते, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं अखबार खोलती हूँ फिर से 2 महीने की बच्ची, मतलब क्या हो रहा है आप बताइए। आई थिंक अर्जेंट, जो मैंने आपको कहा ना, वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, मुझे नहीं पता क्या। बहुत, मतलब मैं तो सिर्फ ये अपील कर सकती हूँ जो हमारे हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो पीपल इन प्लेसेस ऑफ पावर हैं ना हमारे देश में, कि हम तो शिव शक्ति का देश है, हम शक्ति को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? तो वो तो हमें प्रोटेक्ट करनी ही पड़ेगी। और ये सिर्फ औरतों की फ़ाइट नहीं, ये मर्दों की भी फ़ाइट है, क्योंकि अगर वो 3 महीने की बच्ची है, वो आपकी भी बच्ची है, वो सिर्फ उस औरत की बच्ची अकेले नहीं है। भूमि, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतनी सारी बातें कर पाएंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स को छू पाएंगे, और सबसे अच्छी बात लगी कि आपने सारी बातें बहुत दिल से की, बहुत खुल के की। आपने कहीं बचने की कोशिश नहीं की, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की। अगर आपके जैसे सेलिब्रिटीज़, मैं कहता हूँ सारे ऐसे हो जाए, हमारे सेलिब्रिटीज़ का तो ये क्रिटिसिज्म होता है ना कि वो सोशल इश्यूज़ पर बोलते नहीं। उस बीच में आपके पास अगर एक भूमि पेडनेकर है, मुझे लगता है हमें उनको बहुत 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 सम्मान देना चाहिए।